हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? यस सर। आइए, बजट कंस्ट्रेंट चैप्टर में एक क्लास और बच गई थी थ्योरेटिकल। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक का नाम सबसे पहले लिखिए आप, फूड स्टैम्प प्रोग्राम। इसके अलावा जितनी भी थ्योरीज थी वो पिछली क्लास में मैंने डिस्कस कर रखा है। थ्योरीज का ये लास्ट क्लास होगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। लिखिए क्लास नंबर 2। और टॉपिक लिखिए फूड स्टैम्प प्रोग्राम। यस सर, क्या मतलब है इसका? देखिए, मैंने कई बार पहले भी कहा और फिर से कहता हूँ आपको कि थर्ड सेमेस्टर में माइक्रो में थ्योरेटिकली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस तो न्यूमेरिकली आते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले अगर थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज आपको हो तो न्यूमेरिकल्स करना आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इसलिए एक दो क्लासेस तो हर चैप्टर में शुरू शुरू में क्या करेंगे, हम थ्योरेटिकल लेंगे। फिर उसके बाद 4-5 क्लासेस न्यूमेरिकल्स के भी करवाएंगे। देखिए, क्या है फूड स्टैम्प प्रोग्राम। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में सोचो ज़रा। सोसाइटी के जो पुअर सेक्शन है उसके बारे में सोचो। एक तो उसकी इनकम काफ़ी कम है। मान लो अगर उसकी इनकम ₹10,000 पर मंथ है। हालांकि बहुत सारे पुअर सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी इनकम 10,000 पर मंथ भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मान लो फिर भी। अब ये 10,000 पर मंथ में अगर अपने लिए फूड खरीदता है तो सब तरह के फूड नहीं खरीद सकता है। जो एसेंशियल फूड है वो तो खरीद लेगा। मान लो राइस खरीद लेगा, हो सकता है मोटा राइस खासकर, या वीट खरीद लेगा, या थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स भी ले लेगा। बहुत मुश्किल है सारे वेजिटेबल्स खरीद पाना 10,000 की कीमत पे, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। मैंने ज़्यादा ही लिख दिया, इतना भी खरीदना इसके लिए मुश्किल है। वो भी राइस की क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होगी, वीट की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, और साथ साथ वेजिटेबल्स भी उनका सिंपल ही रहेगा। हो सकता है आलू ही खा ले। क्यों सर, ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि 10,000 रुपये ज़्यादा नहीं होता बच्चे, आप सोच कर देखो ना। 10,000 रुपीज़ में एक फैमिली में, और पुअर सेक्शंस में परेशानी क्या होती है कि उनकी फैमिली की मेम्बर्स भी ज़्यादा होते हैं। मेम्बर्स भी ज़्यादा होते हैं। जनरली देखा गया कि जितने पुअर सेक्शन सोसाइटी होते हैं उसमें मेम्बर्स भी क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस फैमिलीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश करती है। सपोर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत बेसिक बात है इसलिए थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ मैं आपको। सपोर्ट करने के बहुत सारे बेसिक तरीके हो सकते हैं। आप उसको कैश दे सकते हो, और भी बहुत सारा काम हो सकता है। लेकिन अभी जो सपोर्ट करने का तरीका है वो ये है, फूड स्टैम्प। अभी इस टॉपिक में जो सपोर्ट करने का तरीका क्या है, वो है फूड स्टैम्प। क्या होगा सर इसका मतलब, और क्यों फूड स्टैम्प ही क्यों, कैश क्यों नहीं? बताता हूँ। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो पुअर सेक्शंस है ना वो भी क्या करे, थोड़ा सा मिल्क ले, थोड़ा सा कर्ड ले, थोड़ा प्रोटीन, जो भी प्रोटीन डाइट होता है वो डाइट ले, एक्सेट्रा, चाहे तो वो भी ले। उनके जो अपने पैसे हैं इस पैसे से तो वो खरीद नहीं सकता है। अगर मान लो गवर्नमेंट क्या करे, 10,000 रुपया उनकी पर मंथ इनकम है, उसको 2,000 का और सपोर्ट कर दे कैश में, उसकी इनकम 12,000 हो गई। उसके बावजूद भी वो ये सब चीज़ नहीं खरीद पाएगा। कौन चीज़? मिल्क नहीं खरीदेगा, कर्ड नहीं खरीदेगा, या प्रोटीन्स नहीं ले पाएगा। गवर्नमेंट चाहता बोले तो गवर्नमेंट क्या प्लान कर रहा है कि देखो, अगर उसको हम 2,000 रुपया देते हैं तो वो इस 2,000 रुपया से अपने मर्जी से कुछ खरीद लेगा। हो सकता है कपड़े खरीद ले, हो सकता है कुछ और खरीद ले। अगर आदत से लाचार है तो हो सकता है कुछ पीने पाने वाला खरीद ले। लेकिन हो सकता है कि वो मिल्क ना खरीदे, कर्ड ना खरीदे, और अपनी फैमिली की जो प्रोटीन इंटेक है उसको मेंटेन ना कर पाए। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा करते हैं, इसको कैश नहीं देते हैं, इसको क्या देते हैं, इसको 2,000 रुपये का हम क्या दे देते हैं, फूड स्टैम्प दे देते हैं। और एक ग्रॉसरी स्टोर्स निर्धारित कर देते हैं, कोई इनको पक्का ग्रॉसरी स्टोर्स, और उनसे कहते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रॉसरी स्टोर्स, कोई भी ले लो, ABC ले लो,
वहाँ जाओगे तो ये 2000 का फूड स्टैम्प दिखाओगे, आपको वहाँ से मिल्क मिल जाएगा। पूरे महीने आप पर डे सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क खरीद सकते हैं। 2000 का कूपन दिखाओ, उसको मिल्क ले आओ। अब वो बंदा मजबूर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको मिल्क ही खरीदना पड़ सकता है, मिल्क के अलावा ये फूड स्टैम्प कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अब उसकी मजबूरी है। अब वो दुकान पे सुबह सुबह जाएगा, एक कूपन दिखाएगा उसको, और कूपन दिखा क्या करेगा? कूपन भी इसको इशू कर देगा गवर्नमेंट, और वो एक एक कूपन दिखाएगा, उससे वो मिल्क लेगा, और अल्टीमेटली अपने बच्चों को क्या करेगा? वो मिल्क ही खिलाएगा। अब आप कह सकते हो सर ऐसा भी हो सकता है कि फूड स्टैम्प वो बेच दे किसी को, इलीगल है, मिल्क बेच दे किसी को, क्या किया जा सकता है? जब कसम ही खा लिया है कि मरना ही है तो कुछ हो नहीं सकता है, अदरवाइज़ गवर्नमेंट तो कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उसको मिल्क के लिए फूड स्टैम्प दे दिया। अब हमें क्या पढ़ना है? हम तो थ्योरेटिकली यहाँ समझ गए कि इसका क्या मतलब है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है कि फूड स्टैम्प का इकोनॉमिक्स में क्या असर पड़ेगा, माइक्रो में, इंटरमीडिएट लेवल पे क्या असर पड़ेगा, बजट लाइन पे क्या असर पड़ेगा, ग्राफ में क्या असर पड़ेगा, प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। इन सब बातों को हमें आपको बताना है। ठीक है जी बच्चों, आइए उसके लिए कुछ बातें मैं आपको सिखाता हूँ ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस करके। थ्योरेटिकल बातें तो हो गई, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, थ्योरेटिकल बातें तो हो चुकी है। आइए ग्राफ में एक दो बातें मैं आपको इसका सिखाता हूँ और वहीं से इसको डिस्कस करता हूँ। चलिए इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, और मिस्टर ए का जो इनकम है, इनकम ₹100 है, और वो एक प्रोडक्ट खरीद सकता है, फूड खरीद सकता है, कोई भी फूड ले लो, और फूड का जो प्राइस है वो क्या है? ₹5 पर यूनिट फूड खरीद सकता है। तो बताइए ₹100 इनकम से मैक्सिमम वो यूनिट कितना परचेज कर सकता है? यूनिट्स ऑफ फूड परचेज कर सकता है 100 डिवाइड बाय 5, दैट इज व्हाट? 20 यूनिट्स। और उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है ऑल अदर गुड्स, कोई भी हो सकता है। भाई आप ग्राफ में दिखाओगे तो दूसरा भी तो लोगे, जिसको हम कंपोजिट गुड्स भी कहते हैं, कंपोजिट गुड्स भी कहते हैं। अगर उस पर वो ₹100 लगा दे तो कितना खरीद सकता है? कहोगे सर तब पता चलेगा जब पर यूनिट प्राइस दिया हो, पर यूनिट प्राइस इज नॉट गिवन। अगर कंपोजिट गुड्स का पर यूनिट प्राइस नहीं दिया होता है तो ऑलवेज टेकन एज ₹1 पर यूनिट। अगर ना दिया हो तो क्या मानकर चलोगे? ऑलवेज ₹1 पर यूनिट। तो अब आप बताइए ₹100 में 1 से डिवाइड करो तो इस कितना यूनिट वो परचेज कर सकता है? 100 यूनिट वो परचेज कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप वाई एक्सिस पे अगर कंपोजिट गुड्स रखते हो, वाई एक्सिस पे अगर कंपोजिट गुड्स रखते हो तो वहाँ पे आप ₹100 ही दिखा दो, क्योंकि ₹1 इक्वल टू क्या है? 1 यूनिट के बराबर है। तो इसलिए हम क्या दिखा सकते हैं वहाँ पे? ₹100 ही दिखा सकते हैं। आइए अब इसको मैं ग्राफिकली दिखाता हूँ। थोड़े मैं इसका फास्टली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ एग्जामिनेशन में थ्योरेटिकली नहीं आएगा। हाँ, जो मैं अब ग्राफ कराने जा रहा हूँ वो ज़रूर एग्जाम में आ सकता है। तो क्या होगा? मैंने क्या कहा? ये वाई एक्सिस है और ये क्या आपका एक्स। इस पे क्या लोगे आप? फूड। और इस पे क्या ले लो? कंपोजिट गुड्स। अब क्या करें सर? अब आप बताइए कंपोजिट गुड्स कितना ले सकते हैं आप? मैक्सिमम ले सकते हैं क्या? 100। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 एंड 100। यहाँ कोऑर्डिनेट होगा 0 एंड 100। क्यों सर? क्योंकि मैक्सिमम वाई परचेज करोगे तो एक्स क्या होगा? 0। और यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ कोऑर्डिनेट होगा आपका, इस कोऑर्डिनेट पे होगा आपको 20 एंड 0।
क्योंकि अगर फूड परचेज करोगे तो कितना परचेज करोगे, 20 and 0, 20 यूनिट मैक्सिमम परचेज कर सकते हो। अब आप क्या कीजिए, इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। ये तो बेहद ही बात आसान बात ही है, इनको ड्रॉ कर दीजिए। अब एक छोटी सी बात आपसे मैं पूछता हूँ, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका नेमिंग कर दो ए बी का, साइड साइड लिखते जाइए यहाँ पे। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा बताइए। स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, प्राइस रेशियो होता है ना। और यहाँ प्राइस रेशियो क्या मान लिया आपने, 5 तो दिया ही था। प्राइस रेशियो क्या होती है, ऑलवेज पी एक्स अपॉन पी वाई होती है। तो यहाँ पे पी एक्स क्या है, 5 है, और पी वाई क्या है, 1 है। तो 5:1, ये हो गया आपका प्राइस रेशियो। ए बी बजट लाइन है, इसका स्लोप होगा पी एक्स बाई पी वाई, और रेशियो क्या होगा 5/1, यही इसका रेशियो है, प्राइस रेशियो, और यही इसका स्लोप है। और एक बात और जान लो यहाँ पे कि स्लोप ऑफ बजट लाइन जो होता है ना, वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एक्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब आप समझते हैं, मैं थोड़ा सा इस बात को समझाता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त ये काम आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझते हैं, सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स परचेज करते हैं आप, मैं यहाँ समझाता हूँ, फिर मैं इसको हटा दूंगा, फिर मैं दोबारा से अपने पॉइंट पे ही आऊँगा। जैसे मान लीजिए आप अभी ये परचेज़ कर रहे हैं, हालांकि मैं इसको इरेज कर दूंगा कुछ देर बाद, ठीक है। आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स परचेज करते हैं, तो आप कितना वाई गिव अप करते हैं, वाई गिव अप कर रहे हैं, एक्स परचेज कर रहे हैं। तो ये वाई जो गिव अप कर रहे हैं, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक्स एडिशनल गेन करने के लिए वाई कितना गिव अप होता है, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये होता क्या है, ये होता है आपको डेल वाई अपॉन डेल एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है ये। और अगर मैं चेंज इन एक्स को नीचे रखता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पर यूनिट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया अपने आप, पर यूनिट ऑफ एक्स हम वाई कितना लूज करते हैं। और डेल चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स को जानते हो मैथमेटिकल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं हम, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं हम कि हमने अगर एडिशनल एक्स लिया तो वाई कितना लूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये बात समझा दी है, हो सकता है क्योंकि पिछली क्लास में ये बातें आपसे हो नहीं पाई थी, मैं देखा था लेक्चर जा करके, तो उसमें ये डिस्कस नहीं कर पाया था। आज मुझे मौका मिला, मैंने समझा दिया कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एक्स। परचेजिंग वाई कभी मत कर देना, परचेजिंग एक्स ही रखना हमें हमेशा, एक्स परचेज करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा क्या होता है, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है। यहाँ पे एक्स के साथ साथ सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, वाई है। तो वाई लूज़ करेंगे, एक्स गेन करेंगे, तो क्या हो गया डेल एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। ठीक है जी, कभी कभार अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखा हो तो भी आप समझ जाना कि स्लोप ही है वो। यस सर। अब आइए वापस मुड़ते हैं, अपने पॉइंट पर चलते हैं। क्या था हमारा पॉइंट, फूड स्टैम्प प्रोग्राम का। ठीक है बच्चे, यहाँ तक की बात हो गई। अब बात को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए क्या हुआ है कि गवर्नमेंट, इस बंदे को नाम क्या रखा था मैंने, मिस्टर ए। यस, ये इसकी इनकम थी, ये इसकी मंथली इनकम भी ले सकते हैं आप, पर मंथ। मान लीजिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि इस बंदे को ₹50 का पर मंथ फूड स्टैम्प दे रहा है, जो वो फूड में ही यूज़ कर सकता है, किसी और गुड्स में यूज़ नहीं कर सकता है। क्या दे रहा है उसको, ₹50 का फूड स्टैम्प दे रहा है, जो फूड में ही इस्तेमाल हो सकता है। और फूड की प्राइस तो आप जानते हैं क्या है, ₹5 पर यूनिट है, जो मैंने ऊपर लिखा है। यस सर। अगर ₹50 का कूपन मिल गया उसको, तो उससे मैक्सिमम कितना यूनिट खरीद सकता है, फूड स्टैम्प से, कूपन से कितना यूनिट खरीद सकता है वो, ₹50 का दिया है, 5 पर यूनिट के हिसाब से, तो 10 यूनिट खरीद सकता है। 10 यूनिट्स वो हर रोज़ क्या करेगा, जब भी खरीदना चाहेगा ₹5 का एक कूपन ले जाएगा, 1 यूनिट परचेज करके ले आएगा।
2 ले आएगा, 2 खरीद के ले आएगा, लेकिन अल्टीमेटली मैक्सिमम कितने यूनिट्स वो परचेज कर सकता है? 10 यूनिट्स। और इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ी इसको? नहीं, ये फ्री में परचेज करेगा वो। इसकी कोई प्राइस है? नहीं है। इसकी प्राइस किसने चुकाया है? गवर्नमेंट ने चुकाया है। क्या उस बंदे के लिए कोई प्राइस है? क्या मिस्टर ए के लिए कोई प्राइस है? नहीं, मिस्टर ए के लिए प्राइस 0 है। मिस्टर ए के लिए प्राइस 0 है। मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि मिस्टर ए के लिए प्राइस 0 है? मिस्टर ए के लिए फ्री है, गवर्नमेंट ने चुकाया है, क्योंकि ये बजट लाइन किसका है? मिस्टर ए का है। ये बजट लाइन किसका है? मिस्टर ए का है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको मिस्टर ए के हिसाब से बात करनी है। अब ये बताइए कि जब तक मिस्टर ए 10 यूनिट परचेज करता है, जब तक मिस्टर ए 10 यूनिट परचेज करता है, देखो 10 यूनिट कहाँ पे? यहाँ तक है। पहले ये काउंट कर लो, ये 20 यूनिट तो इसका हाफ ले लो, बिल्कुल ये 10 यूनिट होगा। मिस्टर ए जब 10 यूनिट परचेज करेगा तो क्या उसको कोई पैसा देना पड़ेगा? नहीं। तो उस केस तक टिल 10 यूनिट्स, टिल 10 यूनिट्स स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा? टिल 10 यूनिट स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा? सिंपल रखो, बेसिक रखो। बजट लाइन क्या होता है? पी एक्स अपॉन पी वाई। यहाँ पे पी एक्स की प्राइस क्या होगी? 0, पी वाई क्या? 1, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 0। टिल 10 यूनिट्स स्लोप ऑफ बजट लाइन 0 हो गई। आप मेरी बात से सहमत है? टिल 10 यूनिट स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या हो गई? 0 हो गई। यस सर। अगर स्लोप ऑफ बजट लाइन 0 हो गई, इसका मतलब है कि यहाँ से एक लाइन उठेगा और बिल्कुल आगे की तरफ जाएगा। कब तक? 10 यूनिट तक। इसको मैं सीधा करने के लिए यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। 10 यूनिट्स तक सीधा जाएगा बिल्कुल बजट लाइन। उसके बाद क्या होगा? अगर 10 यूनिट के बाद वो कुछ परचेज करना चाहता है तो उसको फिर अपने पैसे खर्च करने होंगे, उसको फिर अपने पैसे खर्च करने होंगे। और अपने पैसे खर्च करने के लिए उसके पास कितना है? 100 रुपया तो उसके पास इंटैक्ट है, बचा हुआ है। इफ वॉन्ट्स टू परचेज व्हाट? वॉन्ट्स टू परचेज, ध्यान देना बच्चों, बात खत्म हो गई। परचेज मोर देन 10 यूनिट्स, तो बताओ हाउ मच मैक्सिमम कैन परचेज? हाउ मच मैक्सिमम कैन परचेज? बताओ कितना मैक्सिमम वो परचेज कर सकता है? आपको थर्ड सेमेस्टर सब बिहेव करना पड़ेगा, बड़े हो गए हैं कितना, लेकिन इतने भी बड़े नहीं हुए, अभी भी थोड़ा सा बचपन आप में होना चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए आप। हाउ मच मैक्सिमम कैन परचेज, कितना परचेज कर सकता है? भाई उसके पास 100 रुपीज़ तो इंटैक्ट है, 5 से डिवाइड करो। अगर अभी भी वो सारा सारा इस पर लगा देगा तो 20 यूनिट परचेज कर सकता है, 20 यूनिट परचेज कर सकता है। लेकिन 20 यूनिट कहाँ से? यहाँ से आगे 20 यूनिट, यहाँ से आगे 20 यूनिट, इससे आगे, क्योंकि 10 तो उसने फ्री में परचेज किया, अब यहाँ तक वो परचेज कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सारा पैसा इस पर लगा देगा वो, तो कितना यूनिट वो परचेज कर सकता है? 30 यूनिट परचेज कर सकता है। इसको ज्वाइन करो और यहाँ से ये पैरेलल होगा। पैरेलल क्यों होगा समझाता हूँ आपको। अगर सारा पैसा वो अपना लगाएगा तो बताइए इसके आगे, फ्री के आगे अब स्लोप क्या होगा? आफ्टर 10 यूनिट्स स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा? सर वो तो होगा पी एक्स अपॉन पी वाई, और वो क्या होगा? 5/1, दैट इज़ 5/1, 5 होगा। और पहले बजट लाइन की स्लोप क्या थी? 5/1 ही थी। पहले स्लोप क्या थी? 5/1 थी। जब अब भी स्लोप क्या हो गई? 5/1 आ गई है। तो जब स्लोप सेम है, इसका मतलब साफ सी बात है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। कितने यूनिट के बाद? 10 यूनिट के बाद। मज़ा आ गया? पक्की बात बताइए, श्योर? यस सर श्योर, मज़ा आ गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सी डी जो बजट लाइन है, सी डी बजट लाइन का स्लोप क्या हो गया? 5/1। ए बी का स्लोप, बजट लाइन का स्लोप क्या हो गया? 5/1। लेकिन जब फूड स्टैम्प प्रोग्राम मिला है तो एक्चुअली बजट लाइन है क्या? फूड स्टैम्प प्रोग्राम, आफ्टर फूड स्टैम्प प्रोग्राम, आफ्टर फूड स्टैम्प, ध्यान दीजिएगा, फूड स्टैम्प, फूड स्टैम्प बाद बजट लाइन क्या है? बजट लाइन सिर्फ सी डी नहीं है, बजट लाइन है ए सी एंड डी। बजट लाइन है ए सी डी, और उसमें क्या है? किंक्ड है। किंक एट व्हाट? किंक मतलब था बेंड, शार्प बेंडिंग को बोलते हैं किंक। किंक कहाँ पे है? किंक एट सी।
किंग एट सी, बजट लाइन है ए सी डी, और किंग कहाँ पे है, सी पे किंग है। मैं इसको यूँ दिखा देता हूँ, ये आपका बजट लाइन है, और बजट लाइन पे किंग कहाँ के, यहाँ पे किंग है। यस सर, किंग को बोलते हैं शार्प बेंडिंग, और शार्प बेंडिंग यहाँ क्यों हुआ है, क्योंकि फूड स्टैम्प प्रोग्राम की कहानी थी। अब इसी सवाल में मैं पूछता हूँ, अगर मान लो उसको 50 रुपीज़ कैश में मिल गया होता, इफ 50 रुपीज़ कैश ग्रांट would have been given, उसको ना कैश ग्रांट दे दिया होता तो क्या किया था, 50 रुपीज़ कैश ग्रांट, तो क्या होता है। तो बात सिंपल सी बात है, इसी सवाल में देखो, अगर मैं ज़्यादा अलग से ग्राफ क्या बनाऊँ आपको, तो क्या होता है कि 50 रुपीज़ मिला उसको, फूड पर्टिकुलरली ख़रीदने का तो नहीं मिला ऑप्शन, इनकम बढ़ गई उसकी। अगर बंदे की इनकम बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, तो बजट लाइन शिफ्ट कर जाता है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो बजट लाइन शिफ्ट कर जाती है, फिर ये बजट लाइन यहाँ तक पहुँच जाता है, और ये वाला जो है ना, ये वाला ऑप्शन भी परचेज करने के लोग के पास होता है, ये भी परचेज करता हो। येलो लाइन जो दिख रहा है ना आपका, वही बजट लाइन का हिस्सा होता है, और वो पार्ट भी वो परचेज कर सकता था, वो ऑप्शन भी वो चूज़ कर सकता था, लेकिन तब जब उसको क्या मिलता है, कैश ग्रांट मिलता है। लेकिन कैश ग्रांट तो नहीं मिला यहाँ पे, यहाँ तो क्या मिला उसको, यहाँ उसको फूड स्टैम्प मिला है। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक मैंने उसको फूड स्टैम्प प्रोग्राम क्या दिया था, टोटली फ्री दिया था, लेकिन अब फूड स्टैम्प प्रोग्राम की थोड़ी सी चार्ज लगेगी, थोड़ी सी कॉस्ट लगेगी। आइए, सेम सिचुएशन में अगर मैं एक और नया सिचुएशन क्रिएट करूँ, और वो क्या हो सकता है, लिखिए। अब मान लीजिए कि जो फूड स्टैम्प आपको दी गई थी, उसका जो कूपन रेट था, जो कूपन था वो क्या था, ₹5, सॉरी, कूपन मिला था आपको 50 रुपीज़ का मिला था, और आपको फ्री मिला था, आपको, ये था ना। हाँ, अब मान लीजिए गवर्नमेंट क्या कहता है, गवर्नमेंट कहता है कूपन कितने आए, कूपन की वैल्यू क्या है, कूपन की वैल्यू है 50 रुपीज़, 50 है, लेकिन आपको फ्री नहीं मिल सकता है, नॉट फ्री, ध्यान दीजिएगा, नॉट फ्री, ये आपको फ्री नहीं मिल रहा है, बल्कि मिस्टर ए कैन परचेज इट फॉर ₹20। कूपन 50 रुपीज़ का है, 20 में परचेज कर सकते हैं, मतलब साफ सी बात है कि ₹20 खर्च करके वो बंदा क्या करेगा, ₹50 का कूपन परचेज कर लेगा, और ₹50 कूपन से वो क्या करेगा, 10 यूनिट्स गुड्स परचेज कर लेगा, 10 यूनिट्स फूड परचेज कर लेगा। अब बहुत ही छोटी सी बात मैं पूछता हूँ आपको, क्या आपको ये 10 यूनिट्स फ्री मिला, क्या आपको ये 10 यूनिट्स फ्री मिला, नहीं सर, तो कितनी कॉस्ट लगी, 50 रुपीज़, नहीं, 50 रुपीज़ तो गवर्नमेंट को लगी है, आपको क्या कॉस्ट लगी है, आपको 20 रुपीज़ लगी है। अगर आपको 20 रुपीज़ कॉस्ट लगी है, तो बताइए आपके लिए पर यूनिट प्राइस क्या हो गया, पर यूनिट प्राइस आपके लिए क्या हो गया, सर 20 रुपीज़ का है, 10 यूनिट्स है, तो मेरे लिए प्राइस हो गया ₹2 पर यूनिट, मेरे लिए प्राइस हो गया ₹2 पर यूनिट। मज़ा आ गया, यस सर। अब अगर मेरे लिए प्राइस ₹2 पर यूनिट हो गया, तो बताइए कि मैं 5 रुपये की गुड्स थी और वो 2 रुपये मिल रहा है, भले ही फ्री नहीं मिल रहा हो, लेकिन 2 का भी मिल रहा है तो सस्ता मिल रहा है ना। अगर सस्ता मिल रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले वही परचेज करेंगे। तो जब हम परचेज करें तो कितना यूनिट परचेज करेंगे, टिल 10 यूनिट्स, टिल 10 यूनिट्स। जो ग्राफ बनेगा, बजट लाइन बनेगा, उसका स्लोप क्या होगा, ऑलवेज आप जानते हैं, देखो ग्राफ तुम बनाते हैं कभी भी, पहले समझो मैथमेटिकली, स्लोप क्या होगा, px/py, और यहाँ पे px क्या होगा 2, और 1 है नीचे, तो स्लोप क्या हो गया 2/1। मज़ा आ गया। आफ्टर 10 यूनिट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बात तो फिर वही हो गई जो पहले थी। उसके बाद बजट लाइन की स्लोप क्या होगी, वही होगी जो होती थी, क्या होती थी,
पी एक्स बाई पी वाई, और उस केस में प्राइस क्या था, 5 था, 5/1, 5/1 स्लोप हो गया। बस ये स्लोप ध्यान रखना है और बन गया ग्राफ। और ये बताइए कि मैक्सिमम कितना यूनिट वो परचेज कर सकता है, मैक्सिमम ऑफ फूड परचेज्ड कितना हो सकता है। देखो पहले तो वो 10 यूनिट परचेज करेगा, बताओ उसकी इनकम कितनी थी, इनकम बताओ कितनी है, इनकम उसकी कितनी है, सब कुछ तो इनकम पर डिपेंड करता है ना। इनकम उसकी 100 है, अगर वो फर्स्ट 10 यूनिट्स परचेज करता है तो 10 यूनिट परचेज करने के लिए कितना रुपया खर्च कर देगा वो, 20 रुपया खर्च कर देगा, क्योंकि 20 तो उसके पॉकेट से लगे थे ना, तो उसका रिमेनिंग इनकम कितना हो गया, 80 रुपीज़। इससे कितना यूनिट परचेज कर सकता है, नाउ टोटल यूनिट्स ऑफ फूड कैन परचेज, चलो थोड़ा धीरे लिख देता हूँ आपको, बताओ इतनी जल्दीबाजी में क्यों पढ़ा रहे हैं सर। कितना, 80/5 मतलब 16 यूनिट्स। अब वो 16 यूनिट परचेज कर सकता है। थोड़ा फास्ट लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं फास्ट, क्योंकि ये थोड़ा आसान टॉपिक है। थोड़ा सा मुश्किल आएंगे तो फिर मैं अपने आप स्लो हो जाऊँगा, लेकिन ये आसान तब है जब एक बार आप समझ जाएं, अदरवाइज़ इसको आसान मत समझना। तो बताइए ना, ये 16 यूनिट आपने यहाँ से परचेज कर लिया, और आपने पहले कितना परचेज किया, 10 यूनिट्स, तो टोटल कितना यूनिट्स हो गए आपके, टोटल हो गए 10 + 16, 26 यूनिट्स हो गए। ये निकालना क्यों जरूरी था, क्योंकि आपको एक्स इंटरसेप्ट भी चाहिए, एक्स पे इंटरसेप्ट भी चाहिए, इसलिए। आइए अब ग्राफ बनाते हैं, कितना आसान होगा ग्राफ, देखो सारा कैलकुलेशन तो आपका हो ही चुका है, अब तो ग्राफ बनाना बेहद ही आसान होगा। बेहद आसान होगा, कैसे सर, पहले तो एक ग्राफ तो नॉर्मली बना ली, जो बना लिया था हमने, ये ग्राफ है। यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट था, 0 एंड 100, यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट था, 20 एंड 0। अब क्या होगा, 10 यूनिट तक उसका, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या बताओ, इसका स्लोप है 5/1, लेकिन 10 यूनिट तक अब स्लोप क्या हो जाएगा, इसका नाम दे दो आप ए और ये बी। 10 यूनिट तक स्लोप होगा 2/1, ऊपर निकाल चुके हो आप, 2/1 देखो ना, 2/1 स्लोप होगा, आप निकाल चुके हैं। तो 2/1 कम है कि 5/1 कम है, 2/1 कम है, कम का मतलब फ्लैटर, कम का मतलब क्या बच्चे, फ्लैटर, मतलब ये क्या होगा, 10 यूनिट्स तक, 10 यूनिट्स यहाँ से ले जाओ, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट दिखाया जाए, लेकिन फिर भी जब कर सकते हैं एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट दिखाते हैं। 10 यूनिट तक क्या हो जाएगा, उसका स्लोप फ्लैटर हो जाएगा, फ्लैटर मतलब व्हाट, ऐसे, सॉरी, फ्लैटर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो 5/1 स्लोप है, देखो ना, उसके बाद स्लोप क्या 5/1 है, ठीक है। तो अब क्या कर दें, 5/1 स्लोप है, तो अब आपको ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा, लेकिन पैरेलल लाइन यहाँ कहाँ ज्वाइन करेगा, वहाँ ज्वाइन करेगा जहाँ मैक्सिमम ये फूड परचेज कर सकता है। ये क्या है, ये फूड है, ये क्या है, ये फूड है, और ये क्या है, वाई एक्सिस पे क्या, कंपोजिट गुड्स है, ठीक है। तो मैक्सिमम फूड कितना परचेज कर सकता है, 26 बता चुका मैं आपको। आइए इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ 26 लिख दीजिएगा, इस लाइन को ज्वाइन कीजिए, इसके पैरेलल होगा। थोड़ा ढंग से ज्वाइन करते हैं, यहाँ से ज्वाइन नहीं हो पा रहा मेरे से, यार ये पिकअप ही नहीं हो पाता है। हो गया पैरेलल, देखो दिखना चाहिए थोड़ा पैरेलल, वैसे कोई ज्योमेट्री नहीं बना रहे हैं हम, दिखना चाहिए फिर भी, लेकिन तो ये कितना आ गया आपका 26 एंड 0, मैक्सिमम 26 वो परचेज कर सकता है, अगर वो रिमेनिंग 10 के बाद परचेज करना चाहे। ये कोऑर्डिनेट क्या था, ये था 10 एंड 0, ये कहानी थी। अब आपका पॉइंट नेमिंग कर दो, इसका नाम क्या कर दोगे, ये कर दोगे CD। तो बजट लाइन क्या हो गया आपका, बजट लाइन हो गया आपका, न्यू बजट लाइन हो गया आपका AC एंड D, और C पे क्या है आपका, किंग है, शार्प बेंडिंग है, क्यों है, क्योंकि प्राइस 2 हो गया है, पहले प्राइस 2 था,
अब प्राइस 5 हो गया है। इतनी सी बात थी आपकी फूड स्टैम्प प्रोग्राम में। इसी में जो चालाकी वो कर ले और क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत प्राइस को ऊपर नीचे कर देगा और क्या कर सकता है। ये तो फूड स्टैम्प प्रोग्राम की बात थी। मान गए? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, यही बात है। आइए इस पर हम कुछ सवाल आपको दिखाते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं। हालांकि सवाल हम अगली क्लास से करेंगे, लेकिन फिर भी दिखाता हूँ मैं आपको। आपके वर्कबुक के सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। मैं एक दो क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें हैं। और आप ये चिंता मत कीजिएगा, आपको स्टडी मटेरियल भी सारा मिल जाएगा, थ्योरी का भी। जो मैंने ये बातें यहाँ करी है ये सारे लिखे लिखाए आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, और साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। मैं यहाँ सॉल्व तो करूँगा, लेकिन आपको सॉल्व क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, और आपको PDF भी दे देंगे। ठीक है बच्चे? लेकिन एक जाते जाते न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले, न्यूमेरिकल के बारे में इंट्रोडक्शन देने से पहले एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है, मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपको कोई गुड्स सब्सिडाइज कर देती है। मान लो कि पहले गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ यूनिट तक सब्सिडाइज करती है, उसके बाद आपको आपके भरोसे छोड़ देती है। सपोज़ करो, मतलब गवर्नमेंट कहती है कि चलो 5 रुपये का सामान है ना, तो कुछ दूर तक मैं आपको 2 रुपये सपोर्ट करूँगा, 2 रुपये में दे दूँगा सामान, और उसके बाद आपको मार्केट रेट पे परचेज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ सब्सिडाइज के केस में भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। इसलिए मैंने ये बात बता दी आपको, वहाँ भी ऐसे ही ग्राफ बनेगा, वहाँ भी शार्प बेंडिंग होगी सब्सिडाइज केस में भी, क्योंकि शुरू में प्राइस कम है, प्राइस कम है तो स्लोप क्या हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। बाद में प्राइस नॉर्मल है तो स्लोप स्टीपर हो जाएगा। जब सवाल आएगा तो हम बात करेंगे। ठीक है जी? आइए थोड़ी सी बात मैं देखता हूँ कि सवाल कैसे कैसे आते हैं। थोड़ा एक सवाल पढ़ देता हूँ, अदरवाइज़ अगली क्लास में तो हम सवाल करेंगे। देखिए, लेट इनकम, ध्यान दीजिएगा, इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बजट लाइन ड्रॉ करने के लिए। इनकम इज़ 40, प्राइस ऑफ गुड 1 इज़ व्हाट 10, प्राइस ऑफ गुड 2 इज़ P2 इज़ व्हाट 5। राइट द बजट लाइन, बेहद ही आसान। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड 1 फॉल टू ₹5 पर यूनिट, ड्रॉ द न्यू बजट लाइन। बेहद आसान करके दिखाएंगे। 2 सवाल, 1-2 सवाल सिंपल भी करा देंगे, 1-2 सवाल मुश्किल भी करा देंगे। व्हेन द इनकम फॉल्स टू 30, इनकम फॉल करता है तो क्या होता है, बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट करता है। प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स आर 5 पर यूनिट, इनकम भी चेंज हो जाएगा, प्राइस भी चेंज हो जाएगा, तो शिफ्टिंग भी होगी और स्लोप भी चेंज हो जाएगा। इंतज़ार कीजिए, अगली क्लास में इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे। मैंने ये सवाल क्यों पढ़ के दिया है, क्योंकि अगर आपके पास वर्कबुक होता या क्वेश्चंस होते तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने लास्टली क्या कहा आपको इसका PDF भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, जिसमें सारी थ्योरेटिकल बातें भी होगी, सारे कॉन्सेप्चुअल बातें भी होगी, और उसको डिस्क्राइब यहाँ हम करेंगे। वो लेक्चर भी आपको मिलेगा, लेक्चर, थ्योरेटिकल स्टडी मटेरियल एंड न्यूमेरिकल एंड सोल्यूशन, सब कुछ मिलेगा। और फिर हमारा साथ भी आपको रहेगा, आपका ब्रेन भी आपके साथ रहेगा, सब मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।